नमस्कार। कार्यक्रम ख़ास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में हम एक ख़ास शख्सियत के साथ आपसे रूबरू होंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये मई का महीना अपनी तपती हुई गर्मी के लिए तो पहचाना जाता ही है, लेकिन ये महीना जो है ये एक मेडिकल हेल्थ अवेयरनेस, एक डिज़ीज़ से भी जुड़ता है, और वो डिज़ीज़ है ब्रेन ट्यूमर। तो ये महीना पूरे दुनिया में भारत सहित ब्रेन ट्यूमर मंथ के तौर पर भी मनाया जाता है। एक अवेयरनेस मुहिम पूरी दुनिया में इस पूरे महीने कार्यक्रमों के ज़रिए चलती है, और इसमें कोशिश होती है कि ब्रेन ट्यूमर, जिसको सुनकर हम काफ़ी खौफ में आ जाते हैं, डर में आ जाते हैं, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये नाम ही ऐसा है कि ये हमें कहीं चिंता में डालता है। और कुछ फिल्मों का भी इसमें बड़ा योगदान रहा है कि कई कैरेक्टर जिनको हमने देखा है कि ब्रेन ट्यूमर, और उससे वो अंत में उनकी मृत्यु की बात भी सामने आती है। लेकिन बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, मेडिकल एडवांसमेंट बहुत है। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जो ख़ास मेहमान हैं वो चिकित्सा जगत की एक नामचीन हस्ती हैं, मध्य प्रदेश ही नहीं देश की न्यूरोसर्जन हैं जाने माने, और वो एसोसिएटेड हैं इस पूरे कार्यक्रम से भोपाल में ब्रेन ट्यूमर अवेयरनेस मंथ को लेकर। तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर नितिन गर्ग से, जो बंसल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, वहाँ के लीडिंग चिकित्सक हैं। अगर हम बात करें न्यूरो सर्जरी की या न्यूरो डिसऑर्डर्स की। सर, बहुत स्वागत करता हूँ आपका। नमस्कार जी। जी डॉक्टर साहब, पहले तो मुझे समझाइए कि इतना सुंदर वातावरण, और इसमें हम बात कर रहे हैं एक हेल्थ से जुड़े हुए सब्जेक्ट की, तो मुझे बताइए कि कैसे शुरुआत हुई ब्रेन ट्यूमर अवेयरनेस मंथ की, और वो मई चुना गया उसके लिए? राइट। सो बेसिकली ब्रेन ट्यूमर, जैसे कि हम डिस्कस आपने भी मेंशन किया, सुनते से ही सब घबरा जाते हैं। हाँ। एंड करेक्ट रीज़न भी है, क्योंकि मैं कहूँ 15-20 साल पहले तक इसके बहुत अच्छे ट्रीटमेंट ऑप्शंस नहीं होते थे। तो कहीं ना कहीं वो जो डर था समाज में ब्रेन ट्यूमर को लेके, वो आज भी है जी। आप देखेंगे कोई भी बॉलीवुड की मूवी होती है जिसमें अगर किसी कैरेक्टर को बिल्कुल। जैसे अभी लेटेस्ट मूवी आई थी डंकी, उसमें भी जो थी तापसी पन्नू, उनको भी एंड में ब्रेन ट्यूमर से ही उनकी डेथ हुई। तो वो एक जो समाज में पिछले 50-60 साल से जो एक इम्पैक्ट था उसका, वो अभी भी चल रहा है। और इसकी वजह से काफ़ी बार डिसीजन मेकिंग, फैमिली, पेशेंट, वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट होता है। तो उसकी जो भ्रांतियाँ, उससे जुड़ी जो भ्रांतियाँ हैं ट्यूमर से या उसके ट्रीटमेंट से, उसको दूर करने के लिए ये शुरू हुआ। और ये इंडिया में नहीं, ये पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में बनाया जाता है जी। क्योंकि जो हम फेस करते हैं सिमिलर फीलिंग्स या सिमिलर भ्रांतियाँ बाकी कंट्रीज़ में भी फेस होती हैं। तो एक प्रकार से एक महीना, जैसे आपने देखा, हर कैंसर के लिए कोई डेट या कोई वीक या मंथ एक एलोकेट कर दिया जाता है। और उसका मेन रीज़न यही है कि लोगों में इसके बारे में चर्चा हो, और जब कोई भी चीज़ ज़्यादा सुनने में आती है तो उससे जो जुड़ा हुआ डर है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। क्योंकि जितना आप सुनते हैं उतना आप उसको कॉमन यूसेज में सुनने लगते हैं, बिल्कुल, तो उससे एसोसिएटेड डर कम हो जाता है। अभी आपने कैंसर का जिक्र किया, तो ब्रेन ट्यूमर और कैंसर ये कितने अलग अलग हैं, और किन परिस्थितियों में ब्रेन ट्यूमर कन्वर्ट हो सकता है कैंसर में? ये बहुत अच्छा सवाल है, और हम इसको डेली फेस करते हैं। क्योंकि कोई भी नए पेशेंट में जब ये डायग्नोस होता है और फैमिली आती है, तो सबसे पहले जो डायग्नोस, जैसी एमआरआई में डॉक्टर ने बताया कि आपको ब्रेन ट्यूमर है, तो पूरी फैमिली एक तरह से परेशान हो जाती है। और कहीं ना कहीं ब्रेन ट्यूमर को और कैंसर को इक्वेट किया जाता है या कोरिलेट किया जाता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ पे कि करीबन 120 प्रकार के ब्रेन ट्यूमर होते हैं ब्रेन में। ये सबसे पहले समझना है कि कोई भी ट्यूमर, अगर कोई दो पेशेंट्स हैं तो दोनों पेशेंट्स के ट्यूमर अलग हो सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 120 टाइप्स ऑफ ब्रेन ट्यूमर हैं, और उसमें से करीबन 40% ट्यूमर कैंसरस नहीं होते हैं। 40%। अदर वे अराउंड सिर्फ 60% कैंसर होते हैं। और कुछ कैंसर्स ऐसे भी हैं जिनका ट्रीटमेंट बहुत सक्सेसफुल या बहुत अच्छा होता है। ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि कभी कभार निराश होकर फैमिली ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं। उन्हें लगता है कि ये तो, या पेशेंट निराश हो जाते हैं, अरे ब्रेन ट्यूमर हो गया, ये तो कैंसर है, कोई फ़ायदा नहीं ट्रीटमेंट कराने का। जबकि ट्रीटमेंट पॉसिबल है। 40% में तो क्योर भी है, और जो बाकी 60% जिनमें कैंसर है उनमें भी
कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जिसमें ट्रीटमेंट संभव है। सो ये बहुत ज़रूरी है। और ये पता कैसे चलता है, ये MRI से भी हमें आइडिया मिल जाता है जो जांच होती है। बट साथ ही जब हम ये ट्यूमर निकालते हैं तो हम इसको बायोप्सी के लिए भेजते हैं। मेन हमें उस स्टेज पे पता चलता है कि ये किस प्रकार का ट्यूमर है। सो ये डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई कि 40% जो है हाँ, वो कैंसरस नहीं होते हैं और 60% जो रिमेनिंग है राइट, वो होते हैं। राइट, जैसे हम सुनते हैं कि बीमारियों के लिए हमारी अपनी आदतें जिम्मेदार होती हैं। राइट, कई डिजीज़ के लिए हेरिडिटरी राइट, परिवार में एक आनुवांशिक एक चीज़ रहती है कि मेरे दादाजी को भी था, फादर को भी था। राइट। ब्रेन ट्यूमर की अगर हम बात करें तो क्या ये हमारी कुछ आदतों से आता है या कुछ एक ऐसा फिनोमेनन है जिसके बारे में नो वन कैन प्रिडिक्ट? राइट। सो एज ऑफ नाउ देयर इज़ नो रीज़न। अभी तक कोई कारण नहीं पाया गया है ब्रेन ट्यूमर्स का। जी। सिर्फ 5 या 10% ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जो हेरिडिटरी हो सकते हैं और वो बहुत डिफाइंड है। जैसे ही हम MRI देखते हैं हमें पता चल जाता है। और कभी कभार हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलता है कि दादाजी या फादर को एक प्रकार का कोई ट्यूमर हुआ था, बट वो सिर्फ 5 या 10% में होता है। एक ही चीज़ जो अभी सामने आई है और जिसका अभी तक क्लिनिकली या ह्यूमंस के ऊपर अभी तक इतना डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन या रिसर्च नहीं हुआ है, जी। दैट इज़ यूज़ ऑफ मोबाइल्स। ओहो। और उसका रीज़न ये है कि मोबाइल अभी हम देखें तो पिछले 20 साल में ही मोबाइल्स आए हैं। और कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी आती है उसका इम्पैक्ट समझने के लिए हमें करीबन 3 या 4 दशक का समय लगता है। जी। सो मोबाइल्स का एक है कि शायद इफ़ेक्ट हो सकता है, बट वी आर नॉट श्योर। और इसलिए कहा जाता है कि जो लोग मोबाइल्स पे बहुत ज़्यादा बात करते हैं जी, तो बेटर है कि ब्लूटूथ डिवाइस के ज़रिए करें, क्योंकि जो मोबाइल की रेडिएशन होती तो है। आपने ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई। क्या बीते 20 सालों में ऐसा भी मेडिकल साइंस की कोई हिस्ट्री है कि काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं ब्रेन ट्यूमर्स के मामले? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। बट हम डायग्नोस अब बेटर कर रहे हैं, जल्दी डायग्नोस कर रहे हैं, अर्ली स्टेज पे हम डायग्नोस कर रहे हैं। जी। और उसका रीज़न है कि जो उसकी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी है, चाहे वो CT हो या MRI हो, अब छोटे शहरों में भी उपलब्ध है। और कहीं ना कहीं पेशेंट में एक अवेयरनेस आ गई है सोसाइटी में कि अगर कोई हेडेक है कहीं वो ब्रेन ट्यूमर से रिलेटेड तो नहीं है। जी जी तो जी। उसके चलते वो एक जो अवेयरनेस बढ़ी है, पेशेंट काफ़ी बार खुद ही MRI करा लेते हैं। खुद ही करा या लेते जो हैं। पेरीफेरी में डॉक्टर्स हैं, अगर 10-15 दिन से हेडेक ठीक नहीं हो रहा तो खुद ही MRI करा लेते हैं। अब MRI टायर 3 सिटीज़ में भी उपलब्ध है। सो हम लोग पिकअप जल्दी कर जी रहे हैं। जी, आपने अभी बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि सर दर्द होने पर लक्षण क्या है इसके। आखिर हम कैसे ये समझें सर दर्द होता है, विजन में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मामला ब्रेन से जुड़ा है, दिमाग से जुड़ा है, तो क्या अर्ली वार्निंग सिम्टम्स क्या हैं? सो 2 टाइप के सिम्टम्स हैं। एक होता है प्रेशर इफेक्ट और दूसरा होता है इरिटेटिव इफेक्ट्स। सो प्रेशर इफेक्ट क्या है कि जैसे हम जानते हैं ब्रेन हमारे स्कल के अंदर या खोपड़ी के अंदर है, तो अगर अंदर कोई भी सूजन या गठान आती है तो ब्रेन के ऊपर प्रेशर करती है। तो उस प्रेशर की वजह से रेज्ड ICP या प्रेशर इफेक्ट्स आते हैं। उसमें सबसे कॉमन सिम्टम होता है हेडेक। हेडेक। अब हेडेक वैसे तो बहुत कॉमन सिम्टम है, हर एक को कभी ना कभी हेडेक होता है। बट ट्यूमर का जो हेडेक होता है इसके थोड़े डिफरेंट फीचर्स होते हैं। ये 1-2 महीने का हेडेक होता है, नींद में ज़्यादा होता है और हेडेक के साथ वॉमिटिंग होती है। वॉमिटिंग के बाद हेडेक कम हो जाता है और कुछ पेशेंट्स में हेडेक के साथ साथ आंखों में भी धुंधलापन आता है। तो अगर ये कोई सिम्टम है, जैसे माइग्रेन अगर हम देखें, माइग्रेन भी एक प्रकार का हेडेक है जो सालों साल चलता है। सालों साल उसमें भी ऐसी सिम्टम आते हैं, पेशेंट को हेडेक होता है, वॉमिटिंग होती है, सो जाते हैं, ठीक हो जाता है। बट उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो हिस्ट्री बहुत लॉन्ग ईयर्स की होती है, बहुत सालों की होती है। जी जी जी। तो एक तो हो गया प्रेशर इफेक्ट, दूसरा होता है इरिटेटिव इफेक्ट्स। इरिटेटिव इफेक्ट्स में मिर्गी का दौरा आना। ओहो। तो अगेन मिर्गी का दौरा भी बहुत कॉमन होता है। बट अगर किसी एडल्ट पेशेंट में, समझ लीजिए 25 साल से उम्र ज़्यादा है और उसको पहली बार मिर्गी का दौरा आया है, तो एक स्कैन करना ज़रूरी है, कहीं ब्रेन ट्यूमर की वजह से तो नहीं है। ये जानना बहुत हाँ। जरूरी है। तो मुख्य तौर पर ये 2 होते हैं। रेयर सिम्टम्स कुछ होते हैं बिहेवियरल इफेक्ट्स। अच्छा कि अच्छा। पेशेंट हैं वो डल हो गए, उनका सोशल इंटरेक्शन कम हो गया, घर पे पड़े रहते हैं। काफ़ी बार हम इसको डिप्रेशन से कोरिलेट कर लेते हैं। तो इसमें ज़रूरी है ऐसा कोई सिम्टम हो तो आप
डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि वो असेस कर सकता है, और अगर उनको कुछ डाउट होता है डॉक्टर को तो ब्रेन ट्यूमर के लिए एमआरआई करा सकते हैं। सो मुख्य तौर पर ये लक्षण होते हैं। ट्रीटमेंट आपने बड़ी उम्मीद की बात कही कि अब ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छा है, अर्ली डायग्नोसिस हैं, क्योंकि एमआरआई और ये टेक्निक सब बड़ी छोटी सिटीज़ तक भी हैं। कितना खर्चीला है ये, कितना पेशेंट पर कितना उसके लिए बर्डन हो सकता है, कितना आप कैसे देखते हैं इसको एज़ कम्पेयर टू जो अदर डिजीज़ हैं उनकी तुलना में? सो देखिए, डेफिनेटली ब्रेन ट्यूमर का ट्रीटमेंट अगर हम अदर इलनेसेस देखें थोड़ा सा कॉस्टली है, बट मैं एक थोड़ा सा आपको फिगर्स देता हूँ। अगर हम एमआरआई की बात करते हैं, सिंपल एमआरआई 6,000 रुपये में कहीं भी प्राइवेट सेंटर पे हो जाता है, और यही अगर हम गवर्नमेंट सेटअप पे जाते हैं तो 2-2.5 हज़ार में हो जाता है। बिल्कुल ठीक, विच इज़ नॉट वेरी सिग्निफिकेंट आज की वेरी। दूसरा, अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, किसी भी स्टैंडर्ड प्राइवेट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जो ब्रेन ट्यूमर स्टैंडर्ड ट्यूमर होता है उसमें 2.5 से 3 लाख का खर्च आता है, इंक्लूडिंग स्टे, मेडिसिन्स एंड ट्रीटमेंट। बट अगर यही कोई पेशेंट समझ लीजिए मेडिकल कॉलेज जैसी जगह में है तो वहाँ 1 से 1.5 लाख में भी खर्च आ जाता है। और जैसे कि अब आजकल आप सुन ही रहे हैं, आयुष्मान भारत स्कीम है, उसके चलते काफ़ी बार जैसे भोपाल मेमोरियल अस्पताल है या काफ़ी ट्रस्ट हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे फैसिलिटीज़ अच्छी हैं और आयुष्मान स्कीम के तहत वो तो फ्री में हो जाता है। सो सभी वर्ग के जो हमारे पेशेंट्स हैं उनके लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल है, और अच्छी बात यह है कि अब ये टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ में भी अवेलेबल हो रहा है। मुझे याद है जब मैं अपनी MBBS की पढ़ाई कर रहा था नागपुर में वे बैक इन 96, तो हमारे राउंड्स, मेडिकल राउंड्स, वार्ड में राउंड्स थे, और एक छोटा बच्चा था 8 साल का, उसको ब्रेन ट्यूमर डायग्नोस हुआ था। उस समय नागपुर में किसी भी गवर्नमेंट सेटअप में, इवन प्राइवेट में भी 1-2 जगह ही ट्रीटमेंट फैसिलिटी होती थी। तो हमारे प्रोफेसर ने बोला उनको कि आप बॉम्बे लेके जाओ। तो फादर बहुत डिसअपॉइंटेड हुए, बोले सर मैं अगर वहाँ लेके जाऊँगा तो बाकी बच्चों का कौन ध्यान रखेगा। तो हम उस स्टेज से इन लास्ट 30 ईयर्स हम यहाँ आ गए कि इवन सागर में अगर कोई ब्रेन ट्यूमर का सर्जरी होना है तो वो पॉसिबल है। तो हम लोग वी हैव रीच्ड अ लॉन्ग वे, एंड जितना फोकस अब आप देख ही रहे हैं हेल्थ केयर में, कॉर्पोरेट, प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों का फोकस है। सो ट्रीटमेंट बहुत रीजनेबल है, कॉस्टिंग कम होती जा रही है, अवेलेबिलिटी बढ़ती जा रही है। सो कहीं ना कहीं इससे हमारे आउटकम्स भी इम्प्रूव हो रहे हैं। ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, चूँकि ये एक ट्रोमा जैसा तो है डॉक्टर साहब, इससे इनकार हम नहीं कर सकते। और जैसे कई मिसकंसेप्शन है, बॉलीवुड का भी माफ़ कीजिएगा उसमें कंट्रीब्यूशन है, अमिताभ बच्चन की कई फिल्मों में मुझे याद आता है ब्रेन ट्यूमर का जिक्र है। तो किस तरह से एक रिहैबिलिटेशन हम करें, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट हम पेशेंट को, फैमिली को दें, ये इसकी वीविंग किस तरह होनी चाहिए? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है हमारे मेडिकल ट्रीटमेंट में एक ये मिसिंग लिंक है। क्योंकि हम एज डॉक्टर्स फैमिली के साथ बैठते हैं, भाई ये आपकी बीमारी है, ये आपको इलाज करना है। 5 मिनट दे लेता हूँ मैं, 7 मिनट दे सकता हूँ, 10 मिनट दे सकता हूँ, बट जब वो वापस जाते हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, घर पहुँचते हैं, तो वो जो इम्पैक्ट आता है, जो रियलाइजेशन आता है, अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे पास वो स्ट्रीमलाइंड या सिस्टमेटिक फैसिलिटी नहीं है कि हम उस साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट को हैंडल करें। और अनफॉर्चुनेटली पेशेंट और फैमिली को वो खुद से ही मैनेज करना होता है। सो इसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने इसके ऊपर पहल की है। एक ब्रेन ट्यूमर फाउंडेशन ऑफ इंडिया है जो टाटा में है जी, एक भोपाल में हम लोग रन करते हैं फाउंडेशन। तो हम हमारे साथ एक साइकोलॉजिस्ट को OPD में रखते हैं, और जैसे ही कोई पेशेंट आते हैं और जैसे मेरे से शुरुआती बात हो गई, फिर हम उन्हें हमारे काउंसलर के पास भेजते हैं, और वहाँ पे वो आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा बैठते हैं। उनका जो इमोशनल आउटबर्स्ट होता है वो सब होता है, बट एट द सेम टाइम उनसे इस बीमारी से जुड़ी जो भ्रांतियाँ होती हैं वो भी वो क्लियर करने में बहुत बेनिफिशियल होता है। सो इसको हम रियल टाइम साइकोलॉजिकल सपोर्ट कहते हैं। तो एक ये है जो कुछ जगहों पे इसकी पहल हुई है, और दूसरा एक सपोर्ट ग्रुप, जैसे आपने देखा है अल्कोहल एनोनिमस एक बहुत ही वर्ल्ड ओवर बहुत अच्छा सपोर्ट ग्रुप है। इसी प्रकार से ब्रेस्ट कैंसर के लिए सपोर्ट ग्रुप है, ओरल कैंसर के लिए। ब्रेन ट्यूमर क्योंकि ये बहुत कम ट्यूमर्स होते हैं, सिर्फ 1 या 2% ट्यूमर्स ही ब्रेन ट्यूमर होते हैं और इन्हें रेयर ट्यूमर्स में जाना जाता है, तो कहीं ना कहीं ब्रेन ट्यूमर्स का सपोर्ट ग्रुप अभी इतना अच्छा
इस्टेब्लिश नहीं है। तो हम लोग उसमें ट्राई कर रहे हैं कि एक सपोर्ट ग्रुप बने, और टेक्नोलॉजी आजकल सबके मोबाइल पे है, तो व्हाट्सएप में हम उनको जोड़ लेते हैं, और फिर जब वो एक दूसरे पेशेंट्स के साथ जुड़ते हैं तो उनका एक हौसला बढ़ता है। उस ग्रुप में कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनका ट्रीटमेंट हो चुका होता है और अपनी प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ में वो फिर से जा चुके होते हैं। तो जब उनसे इंटरेक्शन होता है तो वो खुद ही एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बन जाते हैं। जी, कंक्लूड करूंगा इस सवाल के साथ कि जैसा आपने नागपुर का हमें एग्जाम्पल दिया, आज अगर हम बात करें तो भोपाल की रैंकिंग आप कहाँ देखते हैं अगर ब्रेन ट्यूमर के ट्रीटमेंट की हम बात करें, और क्या आप कॉन्फिडेंस से ये कह सकते हैं कि हम वी आर कैपेबल इनफ टू हैंडल एनी काइंड ऑफ सिचुएशन रिगार्डिंग ब्रेन ट्यूमर? Yes, and very good question, and I think we are nearly at the top. वाह, एंड मैं ये बहुत प्राइड के साथ कह क्या सकता हूँ, बात, गर्व के वाह, साथ। और जी। मैं अगर अपना ही एक्सपीरियंस भोपाल में पिछले 18 साल का कहूँ, जब से मैं यहाँ पे आया था, तो उस समय शुरू में एमआरआई सिर्फ भोपाल मेमोरियल अस्पताल में होती थी, एक हाँ, एमआरआई एक एमआरआई थी। अब आप देखिए इतने एमआरआई सेंटर्स हो गए, प्लस फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट में भी बहुत अच्छी हैं। भोपाल मेमोरियल अस्पताल है, एम्स है, जहाँ पे लेटेस्ट इक्विपमेंट अवेलेबल हैं, प्लस कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स भी हैं, बंसल हॉस्पिटल है, और अब और 2 हॉस्पिटल्स आ गए हैं जहाँ पे अगेन इक्विपमेंट्स की अवेलेबिलिटी है। सो कहीं ना कहीं वी आर नाउ नियरली जो भी हम मेट्रोज में प्रोवाइड कर सकते हैं, वो सब भोपाल कुछ इज यहाँ एबल पर टू है। प्रोवाइड टू आवर पेशेंट्स। और ये हम इसका इफेक्ट भी देख रहे हैं, जो पेशेंट्स बाहर जाते थे अब वो नहीं जाते हैं, क्योंकि ये ट्रीटमेंट एक दिन का ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रीटमेंट के बाद फॉलोअप करना है, 3 महीने पे एमआरआई होना है, 1 साल पे एमआरआई होना है। और बड़े शहरों में सिर्फ इलाज का ट्रीटमेंट नहीं होता है, वहाँ रहने का ट्रीटमेंट, आने जाने Very का true, ट्रीटमेंट, very कन्वीनियंस। ठीक बात। सो भोपाल इज़ नाउ नियरली एट अ गुड लेवल, एंड आने वाले कुछ समय में और भी कुछ उपकरण हैं जो प्राइवेट और पब्लिक हॉस्पिटल्स में आने वाले हैं। तो आई थिंक हमें अब फिर कहीं और सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जैसे चिकित्सक और एक मजबूत फ्रेटर्निटी भी भोपाल Yes, में मौजूद yes, है जो yes. हमें आश्वस्त करती है कि बिल्कुल। सिचुएशन कैसी भी हो यस, उसको संभाल लिया जाएगा। यस, बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए, और आपने हमें बहुत ही प्रिसाइज लेकिन बड़े इम्पॉर्टेंट तरीके से आपने हमें बताया कि कैसे हम ब्रेन ट्यूमर को लेकर कोप अप कर सकते हैं, लड़ सकते हैं उससे। तो ये थे डॉक्टर नितिन गर्ग, नामचीन चिकित्सक और न्यूरोसर्जन। सबसे बॉटम लाइन महत्वपूर्ण बात यह है कि भोपाल अब एक लीडिंग मेडिकल सेंटर है न्यूरो उपचार के लिए भी और ब्रेन ट्यूमर्स के लिए भी। आपको कहीं बाहर जाने की या देखने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर नितिन गर्ग बहुत भरोसे से और गर्व से ये बात कहते हैं कि इसमें अब कोई चुनौती नहीं है, कोई समस्या नहीं है। और हम मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, इनकी तरह हम भोपाल में भी उसी लेवल पर एट पार हैं मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात करें। लेकिन आपको ये समझना होगा कि आप जल्दी बीमारी पकड़ने के लिए आप बहुत जल्दी देखें, अपने लक्षणों को इग्नोर ना करें, चाहे वो आपके परिवार के लोग हों, आपके समाज में कोई व्यक्ति हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उनका मनोबल भी बढ़ाएं, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एस्पेक्ट ऐसा है जो कई बार इग्नोर होता है। ख़ास मुलाकात में इतना ही। अगली बार एक और ख़ास शख्सियत को लेकर आपसे मिलेंगे। नमस्कार।